हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। किसान लोग अपनी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यह केवल उनकी रोटी कपड़े का सवाल नहीं है, बल्कि यह उनकी खानदानी जीत, इसके साथ उनका हार्दिक संबंध है। उन्हें यह मिलना ही चाहिए। ज़रा ठहर कर उन्होंने फिर कहा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दूसरा पक्ष कितना प्रबल है। उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। चल सकती है केवल किसानों पर उन लोगों पर लगातार अत्याचार होता आया है। अब मैं वह नहीं होने दूंगा। निर्मल ने मन में डरकर कहा, आपकी इतनी बड़ी जमींदारी में क्या इतने किसानों की जगह नहीं मिलेगी? कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, और कहीं नहीं, इसी चंडीगढ़ में मिलनी चाहिए। यही उनसे 6,000 रुपया मैंने ज़बरदस्ती वसूल किया है, और राय बाबू ने ही उन्हें इन रुपयों की मदद दी है। उस ऋण का प्रतिशोध हमें ही करना होगा। अब इस अप्रिय आलोचना की आवश्यकता नहीं निर्मल बाबू। मैंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया है। इन 6,000 रुपये का इशारा निर्मल की समझ में नहीं आया, पर इतना उन्होंने अवश्य समझ लिया कि उनके ससुर ने अपने को बहुत से झगड़ों में फंसा लिया है, जिनसे उन्हें सजा से बचा लेना सहज नहीं है। उन्होंने अंतिम बार कोशिश करते हुए कहा, अपना बचाव करने का अधिकार तो सभी को है, उन्हें भी करना ही होगा। आप स्वयं जमींदार हैं। आपको मुकदमे का विवरण सुनाना निरर्थक है। अंत तक शायद विष से ही विष का इलाज करना पड़े। जीवानंद ने मुस्कुराकर कहा, क्या वैद्य अब जालसाजी करने के अपराध में हत्या की व्यवस्था कर देंगे? निर्मल के चेहरे पर खुश्की छा गई। वे बोले, आपको मालूम है कि कभी कभी दवा का नाम बता देने से मरीज को लाभ नहीं होता। जो हो, आप जमींदार हैं, ब्राह्मण हैं और उम्र में भी बड़े हैं। आपको मैं कड़ी बात कहना नहीं चाहता, और यह सुनने का मुझे कौतूहल नहीं कि अकस्मात किस कारण से आपके धर्मज्ञान ने इतना प्रबल रूप धारण कर लिया है। पर एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि यह भाव आपका स्वाभाविक नहीं है। गवर्नमेंट अगर आपको गिरफ्तार कर ले तो जेल खाने में किसी रोज़ यह आपकी समझ में आ जाएगा। आप सांप को रस्सी समझ रहे हैं। जीवानंद ने कहा, आपकी यह बात सच है, पर जब तक भ्रम है तब तक मेरे लिए रस्सी ही सच है। निर्मल ने कहा, उससे मौत नहीं टलेगी। मैं और भी एक बात सच आपसे कह देता हूँ कि इस प्रकार का गंदा काम करना मेरा पेशा नहीं है। आपसे मैं बहुत ही घृणा रखता हूँ, और एक पापिष्ट के लिए दूसरे पापिष्ट की खुशामद करने में मुझे लज्जा मालूम होती है, पर आप उसे नहीं समझेंगे। अब वह शक्ति ही आप में नहीं है। जीवानंद के चेहरे पर कुछ परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। उन्होंने शांत भाव से कहा, पर आपसे मैं घृणा नहीं रखता, बल्कि मैं तो आपसे श्रद्धा रखता हूँ। यह समझने की शक्ति भी आप में नहीं है। उनके इस निर्विकार भाव से निर्मल जल बन रहे थे। इस जवाब को ओछी दिल लगी समझकर उन्होंने रूखे स्वर में कहा, चोर डाकुओं में भी विकास का नाम की चीज भी होती है। वे भी आपस में नहीं तोड़ते। विश्वासघाती से वे घृणा करते हैं, पर जिंदगी भर लगातार दुराचरण करते करते जिसकी बुद्धि विकृत हो गई हो, उसके सवाल जवाब करना व्यर्थ है। मैं जाता हूँ। अब वे पलक मारते ही पीछे घूमकर तेजी के साथ चल पड़े। जीवानंद ने देखा कि बहुत से मजदूर लोग हाथ का काम छोड़कर अचंभे के साथ देख रहे हैं। उन्होंने हल्की सी हंसी हंसकर कहा, भैया, जितना समय तुम लोगों ने व्यर्थ नष्ट कर दिया, उससे पूरा कर लेना होगा। यह बात निर्मल के कानों में भी पहुंची। 3-4 दिन के अंदर किसानों का मुद्दत का दुख दूर होकर पानी के निकास के लिए पुल बनकर तैयार हो गया। आसपास के गांवों से लोग उसे देखने के लिए आने लगे, पर जिन्होंने इसे बनवाया वही जीवानंद बीमार पड़ गए। इतना परिश्रम उनसे सहा नहीं गया। इस बहाने से और साहब से मिलकर दूसरे उपायों से तहकीकात के दिन को निर्मल एक हफ्ता हटा देने में समर्थ हुए, पर वह दिन भी अब आना ही चाहता है। 2 दिन ही रह गए हैं। बचने का एक ही उपाय था। उसी का आश्रय लेकर जनार्दन ने तारादास के द्वारा चंडी की विशेष पूजा का प्रबंध कर दिया, और स्वयं भी मंदिर के एक कोने में बैठकर शाम सवेरे देवी से यही प्रार्थना करने लगे कि अब की बार जीवानंद चंगा ना हो। साहब के आने से पहले ही इसे कुछ हो जाए। अपनी लड़की के साथ जाकर शोरसी के पैरों पर जा पड़ने की बात भी एक बार मन में आई थी, क्योंकि छोटे आदमियों को वही रोक सकती है। पर वह अब कहाँ है? जो गाड़ीवान उसे पहुंचा आया था, उसका पता मैं बहुत कोशिश करने पर भी नहीं मिला।
7 दिन का समय पाकर हेम को पक्का भरोसा हो गया था कि लड़के को साथ लेकर अगर वह सोटसी के पास जाकर रोने लगेगी तो वह कभी इनकार नहीं करेगी। पर अब वह आशा भी नहीं है। इन दिनों रोज ही निर्मल को जिले में जाना पड़ता था। यह जो भद्दा मुकदमा लिखने वाला है उसके सभी छेदों को पहले से ही बंद कर देना आवश्यक है। उस दिन दोपहर को वे रजिस्ट्री ऑफिस के बरामदे में एक और बेंच पर बैठे कई ज़रूरी दस्तावेजों की नकल पढ़ रहे थे। अचानक सामने सुनाई पड़ा, जमाई बाबू सलाम, खैरियत तो है? निर्मल ने चौंक कर देखा कि सामने फ़कीर साहब हैं। उनके भी हाथ में बहुत से कागजात हैं। उन्होंने झट उठकर सलाम करते हुए उन दोनों हाथ पकड़ते हुए पास बिठाकर कहा, सुना है कि याद करने से ही आपके दर्शन मिलते हैं। इधर कई दिनों से मैं आपके हृदय से बड़े आग्रह के साथ याद कर रहा था। फ़कीर साहब हंस पड़े, बोले, भला बताइए तो किस लिए? सोटसी की मुझे बड़ी ज़रूरत है। वे जहाँ हैं वहाँ जाकर मुझे उनसे भेंट करनी होगी। फ़कीर साहब विस्मित नहीं हुए। उन्होंने आनंद भी प्रकट नहीं किया। कहा, भेंट ना होना ही तो अच्छा है। निर्मल लज्जित हुए, बोले, आप शायद सर्वज्ञ हैं। अगर ऐसा ही है तो आप जानते ही हैं कि हमारा कितना बड़ा प्रयोजन है। फ़कीर साहब ने कहा, नहीं, मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूँ, पर माँ सोटसी मुझसे कुछ भी नहीं छिपाती और भेंट होने या ना होने की बात वही कह सकती हैं। पर उनकी सब खबर आपको बतलाने में मुझे कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि एक दिन जब सभी लोग उनका सर्वनाश करने को तैयार हो गए थे, उस दिन अकेले ही आप उन्हें बचाने के लिए खड़े हुए थे। मैंने उन्हीं से यह बात सुनी है, निर्मल ने कहा, और आज वही मामला पलटा खा गया है फ़कीर साहब। अब अगर उन लोगों को कोई बचा सकता है तो सोटसी ही। फ़कीर का चेहरा अप्रसन्न हो उठा। इसका विस्तृत विवरण जानने के लिए उन्होंने कौतूहल प्रकट न कर इतना ही कहा, चंडीगढ़ की खबर मैं नहीं जानता, पर मेरा कहना है कि उनकी भलाई करने का भार आप ईश्वर को सौंप दीजिए। मेरी माँ को फिर इसमें न घसीटिए निर्मल बाबू। पिछले दिनों का सारा इतिहास निर्मल को याद आ गया। इसका जवाब देना कठिन है। उन्होंने कुंठित होकर पूछा, तो अब वे कहाँ हैं? उस जगह को शैवालदगी कहते हैं। वे वहाँ सुख से हैं। अब की बार फ़कीर साहब ने ज़रा हंसकर कहा, यह लीजिए, स्त्रियों के सुख से रहने की खबर देवता भी नहीं जानते। फिर मैं तो फ़कीर हूँ, तो भी इतना कह सकता हूँ कि मेरी माँ शांति से हैं। निर्मल ने पल भर चुप रहकर पूछा, अदालत में आप कहाँ आए थे? फ़कीर ने कहा, यह ठीक है, साधुओं फ़कीरों के लिए यह स्थान निषिद्ध ही कर देना चाहिए, पर संसार का मोह तो मनुष्य को ही जल्दी नहीं छोड़ता बेटा। इसलिए बुढ़ौती में फिर मुझे ज़मीन जायदाद के झंझट में नहीं फंसना। भले याद आई, मुफ्त में आपके जैसा कानूनदा भी नहीं मिलेगा, और सिर्फ आपसे ही यह कहा भी जा सकता है। मेरे इन कागज़ों को आप ज़रा देख लें। निर्मल ने हाथ फैलाकर कहा, किस विषय के कागजात हैं? एक दान पत्र का मसौदा है, कहकर फ़कीर ने कागज़ों का बंडल निर्मल के हाथ में दे दिया। दूसरे का काम करने का अवकाश या इच्छा निर्मल को नहीं थी। उन्होंने उदास भाव से उसे ले लिया। वे धीरे धीरे उसे खोलकर पढ़ने लगे, पर कई पंक्तियां पढ़कर ही उनकी दृष्टि तीव्र हो गई, मुख गंभीर हो गया और ललाट सिकुड़ गया। इस दान की संपत्ति मामूली नहीं है। कई सफ़ों तक उसका ब्यौरा है। उन पर से किसी तरह नज़र घुमाकर अंत में आखिरी पन्ने में जब जीवानंद की उस चिट्ठी पर उनकी दृष्टि पड़ी, तब उन पंक्तियों का लेख दम भर में पढ़कर निर्मल स्तब्ध हो गए। फ़कीर साहब उनके चेहरे का उतार चढ़ाव देख कर बोले, संसार में बहुत सी आश्चर्य की बातें हैं। निर्मल के मुंह से गहरी सांस निकल गई और उन्होंने सिर्फ हाँ कहा। फ़कीर ने कहा, मसौदा ठीक है ना? निर्मल ने कहा, ठीक है, पर इसकी सच्चाई का प्रमाण क्या है? फ़कीर ने कहा, बात सच नहीं होती तो यह दान सोटसी ग्रहण नहीं करती। इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है? निर्मल बाबू अब वे उत्सुक दृष्टि से देखने लगे, पर कुछ जवाब नहीं मिला। निर्मल की दृष्टि वैसी ही उदास बनी रही। फ़कीर साहब शायद अनुमान भी नहीं कर सके कि निर्मल का मन कहाँ चला गया था। अचानक कई दिन तक लगातार पानी बरसने से संसार का सारा कामकाज बंद हो गया। यहाँ तक कि अबाधगति मजिस्ट्रेट साहब भी अपने तहकीकात के लिए नहीं आ सके। पर उनका हुक्म था कि पानी जरा रुक जाने से ही वे चंडीगढ़ में पधारेंगे, और उस हुक्म की तामील का दिन आज है। खबर आई कि गांव के बाहर बारहवीं नदी के किनारे उनका तंबू खड़ा किया गया है। मुर्गी, अंडा, दूध, घी वगैरह जुटाने में एक कौड़ी जान से लग गया। बहुत संभव है कि दोपहर से पहले ही उनके घोड़े की टापों की आहट सुनाई दे। रात के पिछले पहर से ही पानी रुक गया, पर आकाश का रंग नहीं बदला। यह मूर्ति देखकर कोई अनुमान नहीं कर सकता कि
दुर्योग बंद हो गया या घटा चारों ओर से फिर उमड़ आएगी। मकान के जल जाने के बाद बाहर की ओर दुतल्ले के जिन 2 कमरों में जीवानंद ने आश्रय लिया था, उन्हीं के बरामदों में खटिया पर वे सुबह से पड़े बारूई की तरफ एकटक देखते रहे थे। पहाड़ से गंदला पानी उतर आने से नदी का यह क्षीण रूप अब नहीं है। प्रबल स्रोत दोनों ओर से तटों पर धक्का मारता हुआ तेजी से बह रहा है। जीवानंद न जाने क्या क्या सोच रहे थे। बुखार और उनका सदा का सहचर सूल का दर्द जरूर घट गया था, पर बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। अब भी वे बिछौने पर पड़े हैं, चल फिर नहीं सकते। मजिस्ट्रेट साहब के पहुंचने की खबर पाने पर वे पालकी से जाकर स्वयं उनसे मिलेंगे। झूठ कुछ भी ना कहेंगे, यह निश्चय उन्होंने उसी प्रकार कर लिया था जिस प्रकार उन्होंने शराब पीना छोड़ना का निश्चय कर लिया था। उन्होंने जैसे संकल्प कर लिया था कि जिंदगी भर मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, वैसे ही यह निश्चय भी उन्होंने ही कर लिया था। वास्तव में उन्हें किसी के विरुद्ध कोई शिकायत या कोई द्वेष भाव नहीं था। जीवानंद मन ही मन यही विचार कर रहे थे कि अपराध तो मनुष्य ही करते हैं, मनुष्य के लिए ही तो अपराध की सृष्टि हुई है, इसलिए मेरी गवाही से मेरे सिवा और किसी को हानि होगी, यह सोचने से ही सचमुच दुख होता है। किस तरह कहने से औरों की कुछ हानि न हो, इसी बात की जीवानंद तरह तरह से आलोचना कर रहे थे, पर किसी बात पर अंत तक सुश्रृंखला के साथ विचारने की हालत उनकी नहीं थी। इसलिए एक ही प्रश्न घूम फिर कर एक ही उत्तर लेकर बार बार उनके सामने आ रहा था, और इस प्रकार की चिंता से जब वे हैरान हो उठे तो इस समय एक नई चीज पर अचानक उनकी दृष्टि और मन जाकर टिका। एक छोटी सी नाव बहाव के साथ बड़ी तेजी से बही आ रही थी। उनके मकान के पास आते ही मल्लाह ने तीर पर लंगर डालकर उनकी गति रोक दी। इस नदी में नाव बहुत कम चलती है। साल के अधिकांश समय में पानी बहुत कम रहता है, इसलिए ही नहीं बल्कि बरसात में तेज बहाव के कारण भी नाव चलाना कठिन था। खासकर उन्हीं के मकान के पास आकर जब यह नाव इस तरह रुक गई, तब कौतूहल के कारण तकिया टेक कर वे सीधे होकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि 2 आदमी और 3 स्त्रियां उतरकर आ रही हैं। पेड़ों की आड़ में से उन लोगों के स्पष्ट दिखाई न देने पर भी एक आदमी को जीवानंद ने पहचान लिया। वह है जनार्दन राय। पहली महिला शायद उनकी धर्मपत्नी और दूसरी उनकी कन्या होगी। शायद कहीं गए थे, मजिस्ट्रेट के आने की खबर पाकर जल्दी जल्दी लौट आए हैं। सिर्फ एक बात उनकी समझ में नहीं आई कि अपना घाट छोड़कर इतनी दूर नाव बांधने की क्या जरूरत थी। शायद वहाँ सुबीता न था, शायद भूल हुई है, शायद वे मजिस्ट्रेट की नज़र से बचना चाहते थे। जो हो, ये लोग जब राय बाबू और उनकी पत्नी और कन्या हैं, तब व्यर्थ बैठे रहने का कष्ट न कर जीवानंद लेट गए। आंखें मूंदे हुए वे मन ही मन हंसकर बोले, अपराध की सजा देने का अधिकार क्या केवल अदालत को ही है? इस आदमी को शायद मजिस्ट्रेट साहब ने कभी देखा भी ना होगा। देखने पर भी शायद पहचान ना सकते, तो भी इनकी शंका और सावधानी की सीमा नहीं है। पत्नी और कन्या के सामने ऐसी भीरुता की लज्जा ही क्या सजा से कम दंड है? अचानक सिरहाने किसी व्यक्ति के बैठ जाने पर खटिया की मचमचाहट से वे चौंक उठे और बोले, कौन है? बरामदे में किसी के घुसने की आहट भी उनको नहीं मिली थी। जो बैठी थी उसने जीवानंद के ललाट पर हाथ रखकर कहा, मैं हूँ। जीवानंद उसके हाथ को अपने दुबले हाथ से पकड़कर देर तक चुपचाप पड़े रहे। इसके बाद धीरे धीरे पूछा, क्या तुम इसी नाव पर आई हो? हाँ। राय बाबू तुम्हें पकड़कर लाए हैं? उन्हें बचाना होगा। हाँ, पर हेम के पिता को बचाना है, जनार्दन राय साहब को नहीं। मैं समझ गया, पर किसान लोग मुकदमा क्यों और किस तरह हटाएंगे? सागर क्यों मानेगा? मेरे सामने उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है। स्वीकार कर लिया है? आश्चर्य है। यह कहकर वे चुप हो गए। सोटसी ने कहा, नहीं, आश्चर्य नहीं है। वे लोग मुझे माँ जो कहते हैं, मुझे मालूम है। जीवानंद के हाथ की मुट्ठी ढीली हो गई। कुछ देर स्थिर रहकर धीरे धीरे कहा, अच्छा ही हुआ। आज सवेरे मैं सोच ही रहा था, अलका, इतना बड़ा कठिन काम मैं कैसे करूँगा। मैं बच गया, मुझे अब कुछ करने को नहीं रहा। तुमने सब कुछ कर दिया। सोरसी ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारे करने को कुछ काम नहीं रहा होगा, पर मेरा काम तो अभी बाकी ही है। अब जीवानंद का जो हाथ बिछौने पर लटक रहा था, उसे अपनी मुट्ठी से लेकर और उनके कानों के पास मुंह लाकर बोली, मेरी नाव तैयार है। किसी तरह तुम्हें लेकर भाग सकूं तो मेरा सबसे बड़ा काम पूरा हो जाए। चलो। सोरसी ने झुक कर
जीवानंद की छाती पर अपना सिर रख दिया। वह चुपचाप बैठी रही। बहुत देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। केवल एक की छाती की धड़कन को दूसरी छाती ध्यान से सुनने लगी। जीवानंद ने पूछा, मुझे कहाँ ले चलोगी? सोटसी ने कहा, जहाँ मेरी आंखें ले चलें। कब चलना होगा? अभी, सांप के आने से पहले ही। जीवानंद ने उसके मुंह पर दृष्टि जमाकर धीरे धीरे कहा, पर मेरे किसान लोग, उन लोगों से हमारी वंश परंपरा ने जो ऋण ले रखा है उसे तो। सोटसी धीरे धीरे बोली, वंश परंपरा से ही हमें उसे चुकाना होगा। जीवानंद ने खुश होकर कहा, ठीक बात है अलका, पर विलंब करने से तो नहीं चलेगा। अभी से हम दोनों को यह भार सिर पर उठा लेना होगा। सोटसी हाथ जोड़कर बोली, हुजूर, दासी को यही भिक्षा दीजिए कि प्रजा का भार संभालने की कोशिश करके अपने को जंजाल में न फंसाएं। जीवन भर तो आप तरह तरह के भार उठाते आए हैं। इस बीमारी की हालत में कुछ दिन आराम करने से कोई निंदा नहीं करेगा, पर कप्तान साहब आ सकते हैं। चलिए। जीवानंद थोड़ा मुस्कुराकर उसके हाथ के सहारे उठ बैठे। कहा, तुम इस तरह मेरा सारा अधिकार छीन मत लेना अलका। मुझे दुखियों के काम में लगा कर देखना, कभी तुम्हें धोखा नहीं होगा। यह बात सुनकर उसकी आंखें भर आईं। इस प्रकार आत्मसमर्पण करके जिसने उसका हृदय जीत लिया है, उसकी ओर देखते ही अकस्मात उसके पैरों के नीचे की धरती कांप उठी। पर वह अपने को संभाल कर उनके हाथ को जरा सा दबाती हुई हंसती हुई बोली, अच्छा तो अब चलो। नाव पर बैठे बैठे एकांत में सोचकर देखूंगी कि कौन सा अधिकार तुम्हें दिया जा सकेगा और कौन सा नहीं। अच्छी बात है। यह कहकर जीवानंद सोटसी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ चले।